आज हम करने जा रहे हैं अपने 12th क्लास की जो हमने सीरीज चलाई है उसका सेकंड चैप्टर। हमने फर्स्ट जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लिया है और सेकंड जो चैप्टर हमने शुरू कर रखा है उसकी हमने फर्स्ट वीडियो देख ली है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो इंट्रोडक्शन हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब देख लेते हैं कि जो आज की क्लास है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि जनसंख्या की वृद्धि दर क्या होती है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या होती है, जनसंख्या घनात्मक वृद्धि क्या होती है और जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि क्या होती है। ये तो बात हुई है कुछ संकल्पनाओं की, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा कि जनसंख्या के घटक कौन कौन से हैं, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या होता है और इसको किस प्रकार पढ़ा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आज हमारी क्लास में कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। तो चलिए बिना देरी किए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें जनसंख्या वृद्धि दर की, तो जनसंख्या को अगर हम प्रतिशत में व्यक्त कर देते हैं तो वो क्या निकलाएगी, हमारी वृद्धि दर निकलाएगी। जनसंख्या की क्या निकलाएगी स्टूडेंट, वो वृद्धि दर निकलाएगी। ठीक है, इसी प्रकार जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है। जनसंख्या की अगर मैं प्राकृतिक वृद्धि की बात करूं तो प्राकृतिक वृद्धि, ये कई बार फॉर्मूला पूछा भी जा सकता है। ये सारे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इनमें से कोई ना कोई पूछी जाती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी होगी कि प्राकृतिक वृद्धि इज इक्वल टू जन्म दर माइनस मृत्यु दर। अगर हमें अगर प्राकृतिक वृद्धि निकालनी है तो हम क्या करें, जो टोटल जन्म दर है, जो जनसंख्या का जिन बच्चों ने जन्म लिया है उनमें से अगर मृत्यु दर को समाप्त कर दिया जाए तो क्या निकलाएगा, उसका प्राकृतिक वृद्धि निकलाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आ गया होगा आपको। इसी प्रकार अगर बात करें जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या होती है, तो जनसंख्या प्लस मृत्यु दर प्लस आप्रवास। आप्रवास का मतलब क्या है कि दूसरी कंट्री से हमारे यहाँ कोई रहने आ गया वो, माइनस उत्प्रवास, यानी कि यहाँ का जो कोई भी व्यक्ति है, पर्टिकुलर नागरिक है, वो यहाँ की जमीन को छोड़कर कहीं और रहना जिसने शुरू कर दिया हो। ठीक है, तो वो क्या निकलेगी, वो निकलेगी हमारी वास्तविक वृद्धि, यानी कि जन्म दर प्लस मृत्यु दर प्लस आप्रवास यानी कि आना और उत्प्रवास मीन्स जाना। यहाँ ये फॉर्मूला बनता है वास्तविक वृद्धि दर का। इसी प्रकार अगर बात करें कि जनसंख्या घनत्व क्या, जनसंख्या का धनात्मक वृद्धि कौन सी होती है, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, यानी कि जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो तो क्या कहलाएगी, वो धनात्मक वृद्धि। और ऋणात्मक वृद्धि जब मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो, यानी कि मृत्यु दर अधिक हो जन्म दर से, तब क्या हो जाएगी, वो ऋणात्मक वृद्धि हो जाएगी। तो आई थिंक आपको ये वाला जो संकल्पनाएं हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। इसी प्रकार अगर हम बात करें जनसंख्या के घटक की, तो घटक कौन से होते हैं कि किस आधार पर हम जनसंख्या के बारे में जान सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जन्म दर मतलब जन्म दर कितनी है, एक वर्ष में बच्चों ने किसने जन्म लिया वो काउंट करते हैं यहाँ, यानी कि जन्म दर को काउंट करते हैं, मृत्यु दर को काउंट करते हैं और इसी प्रकार प्रवास को। अब प्रवास भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो आप्रवास और एक होता है उत्प्रवास। आप्रवास और उत्प्रवास, ठीक है स्टूडेंट। उत्प्रवास का मतलब होता है यहाँ की जमीन को कोई छोड़कर चला गया हो तो वो यहाँ के लिए क्या होगा, उत्प्रवास होगा। और जहां पर वो पहुंचा है, वो व्यक्ति जहां उसने अभी रहना शुरू कर दिया है, वो उसके लिए क्या होगा, वहां के लोगों के लिए वो क्या होगा, आप्रवास होगा कि आना। मतलब यहाँ से कोई गया है तो उत्प्रवास, और यहाँ कोई दूसरी कंट्री से या कोई दूसरे क्षेत्र से यहाँ पर आ गया है तो वो क्या हो जाएगा, आप्रवास हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, भौगोलिक कारक भी हो सकते हैं, आर्थिक कारक हो सकते हैं, सामाजिक कारक हो सकते हैं, सांस्कृतिक कारक हो सकते हैं। भौगोलिक कारक में अगर मैं लूँ तो हम भूमि, अगर सपोज करो, सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं, कहीं भी रहना शुरू करते हैं तो हम यही देखते हैं कि भाई एक तरह से उबड़ खाबड़ एरिया ना हो, पर्वतीय इलाका ज्यादा न हो जहाँ पर जीवन कठिन हो, ठीक है, रेगिस्तानी इलाका ना हो, मतलब ऐसा इलाका देखेंगे जहाँ पर जीवन संभव हो अच्छे से, मतलब जो दिनचर्या के कार्य हम आसानी से कर सके, व्यापार भी हो सके और रोजगार के अवसर हमें मिल सके। ठीक है,
जल की उपलब्धता हो, भूमि अच्छी हो, उपजाऊ हो, ठीक है, पानी की कमी ना हो, और भी जो हमारे रोजगार के अवसर हैं वो भी हमें मिलते रहे। ऐसे तो हम भूगोलिक, यहाँ तक कि जलवायु भी अनुकूल होनी चाहिए हमारी, वो होता है भौगोलिक कारक। जनसंख्या को क्या करता है, वो प्रभावित करता है। सपोज करो अगर पर्वतीय इलाके में रहना शुरू कर दें तो क्या होगा, तो ट्रांसपोर्ट की भी प्रॉब्लम होगी और लोग भी दूर दूर रहेंगे, आपस में मेल जोल भी कम होगा, ठीक है ना। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार बात करें तो आर्थिक कारक में हम ले सकते हैं औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का मतलब यहाँ है जहां पर उद्योग अधिक से अधिक हो, ठीक है, वहां पर भी जनसंख्या प्रभावित होगी, ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे। अगर उद्योग होंगे तो क्या होगा, जो मजदूर लोग हैं उनको क्या मिलेगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे और वहां पर लोग ज्यादा रहना शुरू कर देंगे। इसी प्रकार अगर मैं नगरीकरण की बात करूं तो यहाँ नगरीकरण का मतलब है कि भाई अब क्या हो रहा है, अब भी तो यही होता है ना कि गांव के लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं। क्यों, क्योंकि रोजगार के अवसर वहां ज्यादा हैं। तो एक कारक ये भी हो सकता है। इसी प्रकार हम जहां पर आर्थिक क्रियाएं ज्यादा होंगी, जहां पर रोजगार के अवसर अधिक से अधिक होंगे, लोग उसी क्षेत्र के लिए प्रभावित होते हैं, जनसंख्या उधर ही ज्यादा मिलती है। इसी प्रकार सामाजिक कारक को हम देख लेते हैं, जहां लोगों की जो कैटेगरी है, जो समानता के अवसरों पर विभाजित है, ठीक है, और जो सामाजिक जो एरिया है वो कैसा हो, अच्छा हो, ठीक है, सांस्कृतिक एक तरह से राजनीतिक जो अवसर लोगों को मिलते हैं, ठीक है, इस तरह का जो एरिया होगा उसमें क्या होगा, जनसंख्या प्रभावित होगी। इसी प्रकार सांस्कृतिक कारक की बात करें तो लोग अपने जैसे लोगों में रहना पसंद करते हैं। अगर सपोज करो अब हम रह रहे हैं और कोई चाइनीज यहाँ आकर रहना शुरू कर दे तो सब उनको मतलब एक अजीब ही तरीके से देखेंगे कि भाई ये कौन आ गया है ना हमारे बीच, क्योंकि उनकी संस्कृति जो है वो अलग होगी, संस्कृति और हमारी अलग है। तो मतलब हम दूसरे जो संस्कृति है उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो ये भी जनसंख्या को क्या करती है, प्रभावित करती है। आई थिंक ये समझ में आ गया है आपको, ठीक है। अब देखते हैं जो जनसंख्या बढ़ेगी तो समस्याएं क्या क्या होंगी। भाई प्रदूषण बढ़ेगा, क्योंकि जनसंख्या एक लिमिट है हमारी कि भाई एक जो हमारा एरिया वो लिमिटेड है कि भाई इतना है ये एरिया और इस पे ही व्यक्तियों को रहना है। अब ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जिन खेतों में हम फसल पैदा करते हैं वहां हमें घर बनाने पड़ेंगे, तो अनाज की कमी हो जाएगी और अत्यधिक भाई ट्रांसपोर्ट की भी प्रॉब्लम होगी। ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे, जल का प्रयोग प्रदूषित करेंगे, भूमि प्रदूषण होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो जल प्रदूषण हम कह सकते हैं। संसाधनों पर दबाव बढ़ जाएगा, क्योंकि संसाधन सीमित है और जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ेगी तो क्या होगा, संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। एक तरह से वो एक समय के बाद खत्म भी हो सकते हैं या उतने अच्छे से विकास में बाधा होगी। जब संसाधन कम हो जाएंगे तो विकास के अवसर उनको कम मिलेंगे, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो कम हो जाएंगी। जो लोगों को कम जनसंख्या में जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी वो अब जनसंख्या बढ़ने पर वो नहीं मिलेंगी। इसी प्रकार भरण पोषण की बात करें तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि जिन खेतों में अनाज उगाया जा रहा है वहां पर अगर हम मकान बना लेंगे तो फिर कृषि कहाँ करेंगे, ठीक है ना। यानी कि जनसंख्या बढ़ रही है तो उनको खाने के लिए भी कुछ चाहिएगा, तो भरण पोषण की क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। इसी प्रकार भूमि का ह्रास हमने पहले डिस्कस कर लिया कि जो भूस्थल है हमारे पास वो सीमित मात्रा में है, उसी पर हमें रहना होता है और उसी पर हमें मतलब एक तरह से फसल उगानी होती है, ठीक है ना। तो एक तरह से उपजाऊ भूमि भी सीमित मात्रा में ही है, तो कह सकते हैं कि भूमि का भी ह्रास होता है। तो आई थिंक आपको जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक और उनकी समस्याएं समझ में आ गई हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का मतलब होता है जनसंख्या का वर्णन करना और पूर्व अनुमान लगाना, किसका, भविष्य की जनसंख्या का, उसी को कहते हैं जनांकीय सिद्धांत। अब इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करके देख सकते हैं। प्रथम अवस्था, जिसको हम एक तो प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। शायद आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा तो इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। प्रथम अवस्था यानी कि जो अविकसित देश हैं उनको वो किस में आएंगे, प्रथम अवस्था में आएंगे। अविकसित का मतलब क्या है, जो जिनका विकास नहीं हुआ है, यानी कि जो प्रगति की तरफ है, मतलब विकास हुआ ही नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे देशों में क्या होगा,
यहाँ पर जन्म दर भी अधिक होगी, मृत्यु दर भी अधिक होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेती की कृषि कार्य में लगे रहेंगे। शिक्षा के अवसर लोगों को कम मिलेंगे क्योंकि प्रगति ही नहीं हुई है, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाएं भी कम होंगी, तो वो कैटेगरी होगी अविकसित देश की। सेकंड कैटेगरी जो आती है वो आती है द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था में हम विकासशील देश लेते हैं, जैसे हमारे देश हैं। अब हमारे यहाँ क्या है कि शिक्षा का भी प्रचार प्रसार हो रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं की भी पूर्ति करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि प्रगति की तरफ है चीजें, ठीक है। जिसमें कोई भी देश अपना विकास एक गति से कर रहा है वो क्या होता है, विकासशील देश होता है। और तीसरी जो कैटेगरी आती है वो आती है विकसित देशों की। विकसित देश क्या है, वो जो अपने आप में परिपूर्ण है, जिन देशों को और दूसरे से सहायता लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि यहाँ पर संसाधनों की भी उपलब्धता है, स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध है, शिक्षा भी अच्छी है। तो एक तरह से सड़क मार्ग, रेल मार्ग वगैरह सब कुछ अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर होती है। और इसी प्रकार हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने थर्ड चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।